आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह मूल अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जो मत्स्य यूनिवर्सिटी द्वारा बीए पार्ट सेकंड की जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, उसका जो सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसका ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें से मूल अधिकार एक ऐसा विषय है जिसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक का बहुत गहराई से हमें अध्ययन करना आवश्यक है। इस टॉपिक को बहुत बारीकी से समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज हम मूल अधिकार पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है इस टॉपिक को। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि मूल अधिकार हैं क्या, और इन मूल अधिकारों में और अधिकार, इन दोनों में फ़र्क क्या है। अधिकार क्या है और अधिकार और मूल अधिकारों में क्या फ़र्क है। क्या हम हर अधिकार को मूल अधिकार कह सकते हैं? तो इसलिए इस संदर्भ में हमें मूल अधिकारों के अर्थ को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो मूल अधिकार वे अधिकार कहलाते हैं जो हमारे भौतिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, हमारे अंदर जो नैतिक क्षमताएं हैं उनके विकास के लिए आवश्यक हैं, जिनसे हर व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, अपना उत्थान कर सके, अपना मानसिक, भौतिक और नैतिक उत्थान कर सके, अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। वे जो अधिकार हैं वे मूल अधिकार कहलाते हैं। हम हर अधिकार को मूल अधिकार नहीं कहते, हम उन्हीं अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं जो संविधान में लिखित हैं। अर्थात पहली शर्त यह है कि हम उस अधिकार को मूल अधिकार कहेंगे जो संविधान में लिखे गए हैं, जिन्हें नागरिकों को संविधान द्वारा दिया गया है। अर्थात पहली चीज, वो संविधान में लिखित हैं। दूसरी बात, यदि सरकार, यदि प्रशासन मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की कोशिश करे, अर्थात व्यक्ति को जो संविधान में लिखित रूप से जो मूल अधिकार प्राप्त हैं उन्हें छीनने की कोशिश करे, उनका अतिक्रमण करने की कोशिश करे, तो इसकी अपील न्यायालय में की जा सकती है। अर्थात मूल अधिकार संविधान में लिखित होने के साथ साथ इन्हें न्यायालय का विशेष संरक्षण भी प्राप्त होता है। मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यही कारण है कि हम भारतीय संविधान की बात करें तो यदि अपने मूल अधिकारों का हनन हो किसी व्यक्ति के, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन जारी लगा सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने मूल अधिकारों का हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय न्यायपालिका के संवैधानिक प्रावधानों में प्रावधान है कि यदि अनुच्छेद 226 के तहत भी हम मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। अर्थात मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन हो तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मूल अधिकारों के बारे में है वह यह है कि इन्हें केवल विशेष प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। इन्हें संविधान में लिखित दर्जा प्राप्त है, संविधान में लिखित रूप से इनको शामिल किया गया है। इन्हें न्यायालय का विशेष संरक्षण प्राप्त है। साथ ही यदि इनमें सरकार संशोधन करना चाहे तो आसानी से संशोधन किया जाना संभव नहीं है। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसके लिए विशेष प्रक्रिया से ही इसमें संशोधन संभव है। तो इस प्रकार ये तीन महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो किसी अधिकार को मूल अधिकार बनाती हैं। पहली बात, संविधान में लिखित होने चाहिए।
दूसरी बात, इनको न्यायालय का विशेष संरक्षण प्राप्त है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो हम अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्हें केवल विशेष प्रक्रिया से ही संशोधित किया जा सकता है, साधारण बहुमत से, साधारण संशोधन से इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। इस प्रकार यदि हम मूल अधिकारों के बारे में बात करें तो मूल अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। मूल अधिकार सामान्यतः हम बात करें तो कानूनी और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यह व्यक्ति को, यदि राज्य व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करने की कोशिश करे तो ये व्यक्ति को बचाते हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुनिश्चितता को प्रभावी बनाते हैं। इसलिए ये कानूनी और राजनीतिक लोकतंत्र को प्रभावी बनाते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार जो मूल अधिकार है न केवल कार्यपालिका की शक्ति को अपितु विधायिका, संसद, व्यवस्थापिका की शक्ति को भी नियंत्रित और मर्यादित करते हैं। इसका मतलब यह है कि न केवल कार्यपालिका अपितु संसद भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। यदि कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश निकाले या संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो हमारे संविधान के विरुद्ध हो या हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध हो तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायपालिका तत्काल प्रभाव से उनकी सुनवाई करेगी और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगी। इस प्रकार जो ये अधिकार हैं ये व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अगली महत्वपूर्ण बात, मूल अधिकार निरपेक्ष अर्थात असीमित नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार हमारे लिए असीमित रूप में प्राप्त नहीं है। इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध यदि राज्य मतलब सरकार है ना, इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। उदाहरण के लिए जो हमें विचारों की अभिव्यक्ति की जो विचारों की जो आज़ादी है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है हमें प्रदान तो की गई है, लेकिन उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। हमें उन युक्ति युक्त जो प्रतिबंध हैं उनके अधीन रहकर ही हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जो मूल अधिकार हैं वो निरपेक्ष नहीं है, असीमित नहीं है, वो युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अधीन ही हमें प्राप्त हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 है वो निरपेक्ष अधिकार हैं, वो हमें पूर्णतया प्राप्त। मूल अधिकार न्यायोचित अर्थात वाद्य योग्य हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हम अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में या अनुच्छेद 226 के तहत हम सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसे बोला जाता है वाद्य योग्य। दूसरी बात, अगली बात, मूल अधिकार स्थायी नहीं है। स्थायी क्यों नहीं है? क्योंकि यदि संसद चाहे, हमारे देश की जो विधायिका है, यदि वे चाहे तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन विशेष प्रक्रिया से होगा, विशेष बहुमत से होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है, हमारे संविधान के जो आधारभूत बिंदु हैं, जो लोकतांत्रिक स्वरूप है जो हमारे संविधान का, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो संसद मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना इसमें विशेष प्रक्रिया से संशोधन कर सकती है। अगली महत्वपूर्ण बात, कुछ मूल अधिकार स्वयं सक्रिय हैं। उन्हें चलायमान करने के लिए, उन्हें गतिमान करने के लिए किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है। जैसे अनुच्छेद 14 है, समानता का अधिकार है, ये स्वयं सक्रिय हैं। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में एक अलग से कानून बना के, एक विधि बनाकर उन्हें लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 17, उसमें अस्पृश्यता का निषेध है, लेकिन अस्पृश्यता के निषेध को
रोकने के लिए हमारे भारतीय सरकार के द्वारा कई पृथक से कई कानून बनाए गए हैं और इन मूल अधिकारों को प्रभावी रूप से उनके माध्यम से लागू किया गया है। तो इस प्रकार कुछ मूल अधिकार स्वयं सक्रिय हैं और कुछ मूल अधिकारों को सक्रिय बनाने के लिए अन्य कानून बनाए गए जिनके माध्यम से उन्हें सक्रिय बनाया गया है। अच्छा, कुल मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो न केवल भारतीय लोगों को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अपितु विदेशियों को भी प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, इनके बारे में हम अभी पृथक से चर्चा करेंगे डिटेल से। अनुच्छेद 15 में क्या है, 16 में क्या है। अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का जो अधिकार का जो पहला अधिकार है, विचारों की अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन दूसरी ओर देखें हम अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, समानता के अधिकार का प्रारंभिक अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 22, 23, अनुच्छेद 24, 25, 26, ये धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हमारे अधिकार हैं। 27, 28, ये कुछ जो मूल अधिकार हैं ये भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। इस प्रकार हमारे मूल अधिकारों में बहुत बेहतर समन्वित करने का प्रयास किया गया है इन अधिकारों को। तो इस प्रकार जो कुछ अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, इसके अलावा जो कुछ अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्रदान किए गए हैं। अब हम मूल अधिकारों के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। हम जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और कुल 395 अनुच्छेद हैं। इन 395 जो अनुच्छेदों को हमने 22 भागों में विभाजित कर रखा है ना। उदाहरण के लिए भाग 3 में मूल अधिकार हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 क में मूल कर्तव्य हैं, भाग 5 संघ कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान का भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से शुरू होता है और अनुच्छेद 35 तक है, उनमें मूल अधिकारों की विवेचना की गई है। यदि हम कुछ समय पहले की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में मूल अधिकारों से सामान्य प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब जो आजकल का ट्रेंड है, जो नया दौर चल रहा है, इसमें मूल अधिकारों में भी बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। उदाहरण के लिए पहले सामान्यतः अनुच्छेद 14 से और 32 तक जो मुख्यतः मूल अधिकारों संबंधित प्रावधान है उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है उसमें अनुच्छेद 12 भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। तो हमें इसीलिए इस जो मूल अधिकार संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनका बहुत बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इससे पूछे जाने वाले जो प्रश्नों का ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले महत्वपूर्ण प्रश्न ज़्यादा हम अनुमान लगाते थे वो प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन वर्तमान संदर्भ में यदि हम देखें तो जो महत्वपूर्ण नहीं है ना, वो ही महत्वपूर्ण बनकर हमारे लिए पेपर में आ रहा है। और चूंकि ये जो पेपर है न केवल सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत अच्छे नंबर लाने वाला नंबर गेनिंग पेपर भी है ये, लेकिन साथ साथ चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों से ये पेपर भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पेपर को बहुत अच्छी सी, बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से हर अनुच्छेद को देखते हुए हमें इस पेपर का अध्ययन करना जरूरी है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, मैग्ना कार्टा क्या है? हम यदि सबसे पहले बात करें तो जो इन मूल अधिकारों का विकास ब्रिटेन में हुआ और ब्रिटेन में होने के कारण जब 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन थे, उन्होंने मूल अधिकारों संबंधित जो प्रथम जो लिखित दस्तावेज था, लोगों ने जब अधिकारों की मांग की तो उन्होंने एक दस्तावेज पर साइन किए जो लिखित था, इसे मैग्ना कार्टा कहा गया, इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। और यही कारण है कि जब भारत के संविधान
कि भाग 3 में जब मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है तो इसीलिए चूंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं, इसीलिए इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले वीडियो में हम मूल अधिकारों का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फिर भारत में जो विकास हुआ किस तरीके किस रूप में आया, और जो मूल अधिकारों की परिभाषाएं हैं और जो उनसे अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।